जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे आप लोग और तैयारी कर रहे होंगे अपनी। तो अभी हम जो डाल रहे हैं आपके लिए रेलवे के क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। और आपको सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा लगा होगा शायद हमारा, तो आप इसी तरीके से वीडियो के साथ बने रहें ताकि आपको और भी नए नए क्वेश्चंस मिल जाए। मतलब कि प्रीवियस ईयर के तो क्वेश्चन ही वो साथ में आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी मिले ताकि आपको नए नए क्वेश्चंस और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है लैक्टोज सहिष्णुता। लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? एक ऐसी स्थिति जहां छोटी आंत ग्लूटेन को तोड़ने में असमर्थ होती है। एक ऐसी स्थिति जहां फ्रक्टोज पूरी तरह से रक्त में अवशोषित नहीं हो पाता है। इसके लक्षणों में ग्लूटेन के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं शामिल है। या फिर एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादकों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। तो यहाँ पर लैक्टोज असहिष्णुता पूछा गया है। अब लैक्टोज जो होती है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो जब दूध में पाई जाने वाली शर्करा तोड़ने में असमर्थ होती है हमारी छोटी आंत, तो उसी को क्या कहा जाता है? लैक्टोज असहिष्णुता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है वो होती है लैक्टोज शर्करा। और अगर अम्ल पूछे शर्करा का नाम क्या है जो दुग्ध में पाई जाती है, वो है लैक्टोज। लैक्टोज। और अगर अम्ल पूछे कि दही में कौन सा अम्ल होता है, तो दही में अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल ये दही में होता है, ठीक है। जो शर्करा होती है ये दूध में होती है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा। और दही में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। दूध से दही जो बनता है, जब आप थोड़ा सा दही दूध में ऐड कर देते हैं तो अगले ही दिन वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको? जामन कहा जाता है या इनोक्यूलम कहा जाता है, ठीक है। इनोक्यूलम या आम भाषा में उसको जामन कहा जाता है। तो दूध से दही का बनना वो किसके द्वारा होता है? वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो दही में कन्वर्ट कर देते हैं दूध को। और अम्ल जो होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया में शुरू होती है, कहाँ शुरू होती है ये पूछा गया है। रिक्त स्थान में पूर्ण होती है। कहाँ कहाँ पूर्ण होती है? आमाशय और बड़ी आंत, मुख और छोटी आंत, आहार नली या बड़ी आंत, और आहार नाल और छोटी आंत। आपसे ये पूछा गया है कि कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। इसका आंशिक पाचन कहाँ से शुरू होता है और पूर्ण पाचन कहाँ पर खत्म हो जाता है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, जो आंशिक पाचन है वो मुख से शुरू होता है और पूर्ण पाचन है छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। शुरुआत में जो आंशिक पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है मुख गुहा में, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन कहाँ होता है? आंशिक पाचन ये हो जाता है आपके मुख गुहा में। और प्रोटीन का आंशिक पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है अमाशय में। आंशिक पाचन ये होता है अमाशय में। अमाशय यानी कि स्टमक में होता है, ठीक है। और तीसरा होता है वसा। वसा का जो आंशिक पाचन होता है वो किस भाग में होता है? वो होता है ग्रहणी वाले भाग में। ग्रहणी। और इन तीनों का पूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है? इन तीनों का पूर्ण पाचन हो जाता है कहाँ पर? छोटी आंत में। इसीलिए कहा जाता है कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख गुहा से शुरू होती है और खत्म कहाँ पर हो जाती है? छोटी आंत में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। खूर वाले जानवरों के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा, खूर वाले जानवरों का के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? खूर वाले जानवर जिनके जो नाखून होते हैं या जिनमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है पैर में, उसको खूर वाले जानवर कहा जाता है, ठीक है। जैसे घोड़े वगैरह हो गए, जो वो चलते हैं तो कट कट की आवाजें भी आती है, तो उनको क्या कहा जाता है? खूर वाले जानवर कहते हैं। तो उनकी जो उनका जो अमाशय का हिस्सा होता है वो सबसे बड़ा जो भाग होता है उसको कहा जाता है रूमेन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, रूमेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा मानव का आहार नाल हिस्सा नहीं है? जो आहार नाल में आने वाला भाग नहीं है वो आपसे पूछा गया है।
मलाशय, ग्रास नली, श्वास नली या फिर ग्रसनी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए आहार नाल जो होती है, आहार नाल में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? तो सबसे पहले आहार नाल में होता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा। दूसरा जो इसमें भाग होता है वो होता है ग्रसनी। तीसरा जो भाग होता है इसमें वो होती है ग्रास नली, ग्रास नली जिसको फूड पाइप भी कहा जाता है। और चौथा जो इसमें होता है वो होता है अमाशय, अमाशय के बाद होता है आंते। ठीक है, आते। तो अब आप बताइए कि कौन सा भाग है जो इसमें नहीं शामिल है? वो है मलाशय। ठीक है, सही आंसर क्या आएगा इसमें? ऑप्शन ए मलाशय। ठीक है, क्लियर है इतना? मलाशय इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? क्या क्या रहता है इसमें? ग्रास नली है, श्वास नली भी है और ग्रसनी भी है। श्वास नली भी ही इसके अंतर्गत आती है क्योंकि श्वास नली के माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है और ऑक्सीजन जो होती है हमारे भोजन को यानी कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए यानी कि ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक होती है। इसीलिए इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा? मलाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। ग्रसिका ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, यकृत या फिर श्वेत ग्रंथि। तो देखिए आप सभी को पता है, मैंने कई बार बताया है कि मनुष्य के शरीर का सबसे भारी अंग यकृत है, सबसे बड़ा अंग त्वचा है और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत। ठीक है, यकृत एक अंग भी है और एक ग्रंथि भी है। यकृत को कहा जाता है लीवर। क्या कहा जाता है यकृत को? लीवर कहा जाता है, लीवर या फिर इसी को जिगर भी कहा जाता है। तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो दूसरी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन सी यकृत के बाद में? वो होती है अग्नाशय। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, उसको मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। तो यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, साथ ही साथ सबसे भारी अंग भी है। और यकृत जो है ये पुनः निर्मित होने वाला अंग है, पुनः निर्मित होने वाला अंग है, पुनः निर्मित होने वाला अंग कौन सा है? यकृत। यानी कि इसमें पुनः निर्माण होने की क्षमता पाई जाती है। अगर किसी का लीवर खराब हो जाता है और अगर वो किसी मतलब कोई पर्सन उसको डोनेट कर देता है लीवर, तो कुछ ही महीनों में उसका लीवर पूरा अपने शेप में आ जाता है। अगर उसकी हेपेटिक सेल यानी कि यकृत की जो कोशिकाएं काफ़ी अच्छी होगी तो वो बहुत जल्दी अपने शेप में आ भी जाता है। तो यकृत को डोनेट भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ये पूछा है आपसे। यकृत और अग्नाशय का स्त्राव अमाशय में जाता है। गैस्ट्रिक ग्रंथियां अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती है, तो सही है। ठीक है, श्लेष्मा अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाती है, ये भी सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, यकृत और अग्नाशय का स्त्राव अमाशय में जाता है। ये इसका सही गलत आंसर है। ठीक है, क्या है ये? इसका गलत आंसर है। यकृत जो है, यकृत और अग्नाशय का स्त्राव अमाशय में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? आपको पाचन के सारे क्रम बताने कि पाचन कहाँ से शुरू होता है, किस अंग में जाता है, किस तरीके से आप खाने को पचाते हैं। ठीक है, पहला है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है जो भी आपने खाया उसका जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर होना, उसको उत्सर्जन कहता है। या उपापचयिक क्रियाओं के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण या पाचन, ये बिल्कुल गलत आंसर है। अवशोषण, क्या आपका खाना पहले अवशोषित होगा फिर उत्सर्जित होगा? बिल्कुल गलत। क्या पहले आप अंतर्ग्रहण करेंगे फिर उसका अवशोषण हो जाएगा? ये भी गलत। तो सही आंसर क्या होगा कि पहले आपने खाना खाया, उसका पाचन हुआ, पाचन होने के बाद वो आपका शरीर उसको अवशोषित करेगा और उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा कि सबसे पहले खाना खाया, खाना पचा, फिर शरीर को अवशोषित हुआ और जितना भी अपशिष्ट पदार्थ बचा वो बाहर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होगी? यहाँ पर जे नहीं लिखा गया है, आप उसको ऐड कर लीजिए। जे, अक्षर जे,
के समरूप होती है। जे जैसा दिखाई देने वाला जो अक्षर है अंग है वो है अमाशय। अब मुख तो किसी का होगा नहीं जे शेप में, ठीक है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है आपको मुंह, तो मुंह तो होगा नहीं। आते होती है आपने देखी होगी, इस शेप में होती है, आते इस शेप में होती है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। यकृत का शेप भी ऐसा होता है, ठीक है, यकृत का शेप ऐसा होता है। तो क्या बचता है यहाँ पर? अमाशय। ऑप्शन बी इसका सही होगा, अमाशय यानी कि स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है? माल्टोज, लैक्टोज, ट्रिप्सिन या फिर सुक्रोज? क्या होता है? माल्टोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च में कन्वर्ट जो करता है वो एमाइलेज एंजाइम करता है, लेकिन माल्टोज अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता। इसका सही आंसर क्या आएगा? ट्रिप्सिन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन के पूर्ण पाचन में सहायक होता है। प्रोटीन जो होता है पहले आंशिक पाचन में पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वही पेप्टोन आगे चलकर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो किसके माध्यम से होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम के माध्यम से। और ये ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से, पैनक्रियास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह किसका कारण है? हार्मोन संबंधी प्रक्रिया है, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है, दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया है या फिर सूंघने संबंधी यानी कि ग्रहण संबंधी प्रतिक्रिया है। तो देखिए, जैसी खुशबू आती है किसी अच्छे खाने की या देखने में कुछ खाना अच्छा लगता है, तो हमारा जो स्नायु तंत्र होता है ना, उसमें से कुछ हार्मोन सीक्रेट होने लग जाते हैं और हार्मोन सीक्रेट होने के कारण मुंह में अचानक से लार बनना शुरू हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, ठीक है, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? लोमड़ी, बाघ, कुत्ता या फिर खरगोश? मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था कि जो भी एनिमल जो घास फूस खाते रहते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है काफ़ी लार्ज होती है। क्यों? क्योंकि घास फूस वगैरह में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। इसीलिए आपको पता होगा ही कि इन जानवरों में से घास फूस कौन खाएगा? खरगोश खाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बाकी ये मांस खाते हैं, है ना, बाघ वगैरह भी खाते हैं, लोमड़ी भी खा लेती है कुछ हद तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंतवल्क जिसको टूथ एनेमल भी कहते हैं से बना होता है, जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है। अब दंतवल्क यानी कि एनेमल, टूथ एनेमल जो होता है वो किससे बना होता है? अमोनियम सल्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से, पोटेशियम नाइट्रेट से या सोडियम क्लोराइड से? इसका जो सही आंसर आएगा वो कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मिलकर ही दांतों का, हड्डियों का और जितने भी हमारे शरीर में कैल्शियम वाली चीज़ें मतलब बोन्स वगैरह, कार्टिलेज वगैरह, इनमें इनके निर्माण में सहायक होते हैं। खासकर हड्डियाँ और दांतें, हड्डियाँ और दांतों के निर्माण में खास जो तत्व होते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस ही होते हैं, ठीक है। हड्डियों का निर्माण फास्फोरस के माध्यम से होता है और उसमें कठोरता कैल्शियम के कारण होती है। वैसे ही दांतों में भी जो दांत बनते हैं वो फॉस्फेट और कैल्शियम के मिश्रण से बनते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से रिक्त स्थान ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? ऑक्सीकरण करके ज्यादा मात्रा में ऊर्जा कौन उत्पन्न करता है? ग्लूकोज, वसा, क्षार या फिर प्रोटीन? सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है कैलोरी में? वसा की होती है, 9.3 कैलोरी, है ना। 1 ग्राम फैट इक्वल टू 9.3 कैलोरी। तो ज़्यादा ऊर्जा कौन पैदा कर रहा है? वसा कर रही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ग्लूकोज जो होता है तुरंत इंस्टेंट एनर्जी के लिए होता है ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट से बनता है, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है मोनोसेकेराइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है और ये तुरंत ऊर्जा दे देता है और इसमें जो एनर्जी होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर होता है 4.2 कैलोरी। वैसे ही प्रोटीन में 4.3 कैलोरी होता है। तो ज़्यादा क्या बना रहा है? वसा बना रही है ऊर्जा। सही आंसर वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जानवर द्वारा निस्तारित किया गया फेरोमोन है, निस्तारित किया गया फेरोमोन क्या है? एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है, शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखता है, अपने खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है या उपरोक्त में से क्या कोई नहीं? इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा? जल्दी से बताइए अगर किसी को पता हो इसके बारे में कि एक जानवर द्वारा एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है, ठीक है। निस्तारित फेरोमोन एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी बतानी है आपको। क्वाशियोरकर, रिकेट्स, बेरीबेरी या फिर स्कर्वी। सही आंसर क्या होगा? स्कर्वी जो होता है ये विटामिन सी की डिफिशियंसी होता है, बेरीबेरी B1 की डिफिशियंसी से होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। तो ये तो विटामिन की कमी से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी पूछिए तो वो है क्वाशियोरकर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एक और होती है मैरास्मस। तो क्वाशियोरकर और मैरास्मस दोनों ही बीमारियां प्रोटीन की कमी के माध्यम के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है। क्लोराइड संदूषण, फास्फोरस संदूषण, पानी के स्रोत का खारापन या मानव अपशिष्ट से संदूषण। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मानव अपशिष्ट से संदूषण। पेयजल आपूर्ति कॉलिफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है ना। पेयजल अगर हमारे शरीर में कम होगा तो उससे क्या होगा? मानव अपशिष्ट में संदूषण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाबॉलिज्म उपापचय या चयापचय संबंधी है। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपचय और अपचय। क्या होगा इसका सही आंसर? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, या तीनों? तीनों आएंगे इसमें। मेटाबॉलिक रेट में तीनों चीजें आती है। आपकी शरीर में होने वाली जितनी भी रासायनिक क्रियाएं वो भी मेटाबॉलिक रेट में आती है। और सरल अणुओं या जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना भी किस में आता है? मेटाबॉलिक रेट में ही आता है। और उपापचयी और अपचयी दरें भी किस में आती है? मेटाबॉलिक रेट में ही आती है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ही इसमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? ऑसिलोस्कोप, माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप या रेडियोग्राफ। सही आंसर आएगा इसका एंडोस्कोप। शरीर के अंदर की जांच करना है हमको, पाचन तंत्र की जांच करना है, शरीर के अंदर की चीजें हैं, तो इसीलिए सही आंसर क्या आएगा? इसका एंडोस्कोप होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट टिथ होते हैं? होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। मछली में, मनुष्य में, तेंदुए में या फिर घोड़े में। देखो इन लोगों में क्या होता है? हेटेरोडोंट होते हैं इन तीनों में। बाकी होमोडोंट जो होते हैं वो मछली में होते हैं। मछली में, मेंढक में, है ना, खरगोश में भी होमोडोंट होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथोडनम यानी कि ड्यूडेनम का भाग है। ड्यूडेनम किसका भाग है ये आपसे पूछा गया। छोटी आंत का, बड़ी आंत का, पित्ताशय का या फिर अंडाशय का। तो देखो ड्यूडेनम जो होता है ये किसका भाग होता है? ये छोटी आंत का होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, है ना। सही आंसर क्या आएगा? छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग है। सबसे पहला भाग होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। दूसरा भाग जो होता है वो होता है इलियम, सॉरी जेजुनम, जेजू। तीसरा भाग होता है इलियम, इलियम। ठीक है, ये छोटी आंत के। ऐसे ही बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसका नाम है सिकम, सिकम। दूसरा जो भाग होता है उसका नाम है कोलोन, और तीसरा जो भाग है उसका नाम है रेक्टम। ठीक है, इसके भी 3 भाग होते हैं। रेक्टम। क्लियर है? ठीक है, छोटी आंत का भाग होता है ड्यूडेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दांत का इनेमल किसका बना होता है? दांत का इनेमल अभी मैंने आपको बताया था किसका बना होता है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है दांत का इनेमल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? हमारे शरीर में जो भी एनर्जी बनती है हमारे भोजन के माध्यम से, उसको कैसे मापा जाता है? क्लोरीज के माध्यम से, केल्विन के माध्यम से, फट के माध्यम से या फिर एम्पियर से। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो कैलोरीज होगा। ठीक है, अभी हमने देखा था वसा में कितना होता है, 1 ग्राम वसा बराबर 9.3 कैलोरीज। ठीक है, तो कैलोरीज में हम एनर्जी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या सृजित हो जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, तिल्ली, दिमाग, जिगर या फिर अग्नाशय। मैंने तीनों नाम भी बताए थे आपको। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, जिगर। जिगर, यकृत या फिर लीवर एक ही अंग को कहा जाता है और उसमें पुनः विकसित यानी कि पुनः निर्मित होने की बहुत अच्छी
क्षमता होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्क्रिप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन हम बताते हैं ना और आंसर्स के, तो उससे नए क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मानव शरीर में कंठ को क्या कहते हैं? कंठ, गले को। अनुनादक तंतु, स्पंदनशील तंतु, वॉइस बॉक्स या फिर थायरोरीटेनॉइड। वॉइस बॉक्स कहा जाता है कंठ को, ठीक है। वॉइस बॉक्स बनती है यहाँ पर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स कहा जाता है। हमारी आवाजें बनती है कहाँ पर? वॉइस बॉक्स में। वॉइस बॉक्स में क्या होती है? स्वर तंत्रिका होती है। ऐसा ऐसे स्क्वायर शेप में होता है हमारा, उसमें बहुत सारी स्वर तंत्रिकाएं होती है। जैसे ही वो वाइब्रेट होती है तो आवाज बन जाती है, और वो आवाज शब्दों के माध्यम से बाहर निकलती है हमारी जीभ के माध्यम से, ठीक है। शब्द जो बनते हैं वो जीभ बनाती है, आवाज होती है वो वॉइस बॉक्स में बन जाती है। तो शब्द जो बनेंगे वो जीभ के माध्यम से हम बोल देंगे। आपने देखा होगा कि जो लोगों की जीभ नहीं होती है कैसे करते हैं, आ इसी तरीके से चिल्लाते रहते हैं वो। तो क्यों? क्योंकि उनके शब्द नहीं बन पाते ना, जीभ में प्रॉब्लम है, उनकी जीभ है ही नहीं, तो उनका क्या बनेगा फिर? आवाज ही बन रही है सिर्फ, वो आवाज चिल्ला ही सकते हैं। अब ये जो वॉइस बॉक्स होता है ना, ये भी अलग अलग साइज का होता है। तो साइज इसकी क्या होती है? मेल में जो इसकी साइज होगी वो 20 mm का होगा, ठीक है, लगभग 20 mm का। और फीमेल में जो इसका साइज होगा वो 15 mm का होता है, ठीक है, 15 mm का। इसीलिए जो फीमेल्स होती है उनकी आवाज़ थोड़ी पतली होती है, और जो मेल होते हैं उनका वॉइस बॉक्स बड़ा होता है, इसीलिए उनकी आवाज़ काफ़ी भारी होती है, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो पतली आवाज़ के ऊपर बहुत सारे कमेंट भी करते रहते हैं, तो वो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, फीमेल्स की वो वॉइस बॉक्स की प्रॉब्लम है कि वॉइस बॉक्स का शेप जो छोटा होता है उसके कारण उनकी आवाज़ पतली होती है। और इन मेल्स में वॉइस बॉक्स का साइज बड़ा होने के कारण उनका यहाँ एडाम्स एप्पल दिखाई देता है, फीमेल में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वॉइस बॉक्स छोटा था इसलिए एडाम्स एप्पल जो था वो अंदर ढक जाता है। लेकिन मेल में आपको दिखाई देगा, जब भी वो पानी पियेंगे तो ऐसे गट कट 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 करके यहाँ ऐसा एज इट इज दिखाई देता है। वॉइस बॉक्स इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स मौजूद होती है? 2000 से 8000, 50,000 से 1,00,000, या फिर 1 मिलियन से 10 मिलियन, और 10 मिलियन से अधिक। तो भैया जो स्वाद कलिकाएं होती है, स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बड्स जो होती है मनुष्य के शरीर में, वो 2000 से 8000 होती है। यहाँ पर 2000 से 8000 जो दे रखा है ये मेल डेटा है, ठीक है। पुरुषों में होती है लगभग 2000 से लेकर 8000, लेकिन वहीं महिलाओं की अगर बात की जाती है, फीमेल्स की बात की जाती है, तो उनमें 2000 से लेकर 10,000 स्वाद कलिकाएं होती है। इसीलिए महिलाएं बहुत सारी टेस्ट करके बता देती है कि क्या क्या डला है। फिर पुरुष भी बता देते हैं, वो पुरुष जो होंगे उसमें एक्स्ट्रा होगी स्वाद कलिकाएं, वरना बहुत सारे जो पुरुष होते हैं उनमें स्वाद का कुछ मतलब टेस्ट, मतलब उनका कोई टेस्ट नहीं होता है। हम बोलते हैं ना कि कैसा व्यक्ति है, कोई टेस्ट ही नहीं है इसका, तो वो उनकी स्वाद कलिकाओं पर निर्भर करता है। कि कोई तो होते हैं जो बिल्कुल चुटकी में पहचान लेते हैं कि किस चीज़ में क्या क्या डला है, और कुछ होते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि किस चीज़ में क्या डला है, ठीक है, खाने की किस चीज में क्या डला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र मुख से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है? तो मुख से गुदा तक लंबा होता है 9 मीटर, ठीक है। ऑप्शन 9 इसका सही आंसर होगा। अगर यही चीजें आपको फीट में पूछ ले कि आहार नाल की लंबाई बताइए, तो आहार नाल फीट में तो वो 30 फीट होती है, 30 से 32 फीट होती है। अगर गुदा द्वार तक होता है तो 32 फीट का होता है, और अगर आंतों तक होता है तो वो 30 फीट का होता है। तो इसका मीटर में पूछा गया मुख से गुदा द्वार तक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 9 मीटर होगा, ठीक है। क्लियर है? आज की क्लास के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का पूरा डिस्क्रिप्शन, सॉल्यूशन जो भी है आप अच्छे से समझ गए होंगे, और हमने यहाँ पर जितने भी ऑप्शन थे ऑप्शन के हिसाब से पूरा डिस्क्रिप्शन किया है, पूरा सॉल्यूशन किया है, तो आपको सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे नए नए क्वेश्चन लेकर आए हैं, प्रीवियस ईयर के विथ सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके लिए। तो आपको काफ़ी अच्छे और नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, तो बने रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।